हम लोग अब बात करते हैं इन्फ्रेंस की। हम लोगों ने चार्वाका का एपिस्टेमोलॉजी में यानी ज्ञान मीमांसा में हमने प्रत्यक्ष को देख लिया कि चार्वाक कैसे प्रत्यक्ष को मानते हैं, प्रत्यक्ष को एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक्सेप्ट करते हैं, जिसका क्रिटिसिज्म बहुत तगड़ा वाला होता है। लेकिन जब अनुमान में आएंगे, अच्छे से समझो इसको, जब अनुमान में आएंगे, अनुमान की कहानी कुछ और है। अनुमान यानी इन्फ्रेंस को जब वो रिफ्यूट करते हैं ना, तो वो एकमात्र ऐसे इंडियन फिलोसोफर हैं या एकमात्र फिलोसोफर ही कह लो पूरी दुनिया में जिन्होंने अनुमान को रिफ्यूट किया है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बट इसका जो रिफ्यूटेशन है ना अनुमान का, इन्फ्रेंस का, ये बड़ा अजीब है। मतलब सोच के भी लगता है कि इसको कैसे रिफ्यूट कर देते। हाँ, इसमें जब हम फिलॉसफी के नजरिए से देखेंगे तो बहुत गलत वो नहीं है, लेकिन अनुमान को रिफ्यूट करके एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसको ऐसे समझिए, आप खाना खा रहे होते हैं तो ये सोच कर खा रहे होते हैं कि आपका पेट भर जाएगा। चार्वाक कहेंगे जरूरी थोड़ी ना है। आप पानी पी रहे होते हैं तो ये सोच के पानी पी रहे होते हैं कि आपको लगता है कि आपकी प्यास बुझ जाएगी। चार्वाक कहेंगे जरूरी थोड़ी ना है। आप जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप ये उस उम्मीद से निकलते हैं कि हम ऑफिस पहुंचेंगे, घर से निकले हैं तो वहां से घर के लिए आते हैं। सब्जी लेने जाते हैं घर से तो ये सोच के जाते हैं कि हम जाएंगे तो सब्जी लेके आएंगे। तो चार्वाक कहते हैं ये सब मनगढ़ंत बातें, सब जो है ना हमारे दिमाग की उपज है। इसमें ये होता है, ऐसा होगा भी, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा ही, क्योंकि हम देखते नहीं है इसको। ये एक अनुमान है। यहां से निकले, पहुंच गए तो सही, नहीं पहुंचे तो नहीं भी पहुंच सकते, टाइप की चीजें। तो रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फ्रेंस की बात यहां पे है। तो रिफ्यूट जो इन्होंने किया है वो एकमात्र फिलोसोफर हैं जिन्होंने इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करने की कोशिश की है, इवन हिम्मत की है। देखिए, अनुमान होता क्या है? अनुमान में अगर आप ठीक से देखोगे तो दो वर्ड है, एक है अनु और दूसरा है मान, यही है ना। यानी पश्चात ज्ञान, आफ्टर नॉलेज। आफ्टर नॉलेज, किस चीज का आफ्टर नॉलेज? मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पे धुआं, दूर से धुआं उठ रहा है और कोई यहां पे भाई साहब हैं आंख के साथ, वो इस धुआं को देख रहे हैं। अच्छे से बनाते हैं। ये पहाड़ है, अब यहां से धुआं उठ रहा है, देखिए कोई इंसान यहां पर है, अब यहां से उसको वो देख रहा है धुआं को, तो वो एक दूसरे शख्स को कहेगा अरे पहाड़ पे धुआं है क्या? अरे भाई बा पहाड़ पे धुआं है। तो वो एक दूसरे शख्स के कहेगा कि अच्छा ये पहाड़ पे धुआं है, इट मीन्स लगता है कि पहाड़ पर कहीं ना कहीं आग लगी है, पहाड़ पे आग लगी हुई है इसलिए धुआं है। अब हुआ क्या? अनुमान का मतलब क्या? दृष्टि, यानी जो विजिबल हेतु है उसके आधार पे साध्य की सिद्धि। साध्य का मतलब जिसको हमें जानना है उसकी सिद्धि, दैट इज अनुमान। इसी को अनुमान कहते हैं, इसी को अनुमान कहा जाता है। यानी और अनुमान का इसलिए पश्चात ज्ञान, मतलब पहले हमने धुआं को देखा और धुआं को देखने के आधार पे हम कहते हैं कि कहीं आग लगा होगा, दैट इज अनुमान। इसी को अनुमान कहते हैं। अब यहां पे कई टर्म्स आएंगे, अभी हम लोग देखेंगे पहले। लेकिन अब यहां पे एक और चीज देखिए, ये जो आपका पहाड़ है दैट इज पक्ष, ठीक है, इसको पक्ष कहते हैं। ये जो अग्नि है यानी फायर है दैट इज साध्य, और ये जो धुआं है ये धुआं है हेतु, ठीक है, ये धुआं है हेतु। हमें क्या हम करते क्या है नॉर्मली, ये एक आदमी है, इसने इस हेतु को देखा। हेतु का मतलब कारण, हेतु का मतलब रीजन भी होता है। फिलॉसफी में आप हेतु इंग्लिश में भी लिखेंगे। यानी यहां पे इन्होंने स्मोक देखा, यानी इसमें इन्होंने धुआं देखा, और धुआं देखकर इन्होंने सोचा कि ये कारण है किसका? आग का। मतलब आग इसे माने आग सिद्धि करना है ना। अब जब धुआं इन्होंने देखा ना तो इन्होंने सोचा इस धुआं का कारण क्या है। तो इस धुआं का कारण क्या हो गया?
साध्य, यानी इस धुआं से इन्होंने साध्य की सिद्धि कर ली कि ये जो धुआं है उसका कारण आग ही होगा। समझ में आ रहा है? धुआं जो है उसका कारण आग ही होगा। इन भाई साहब को पता था, इन भाई साहब ने धुआं देखा और आग की सिद्धि कर ली। और ये धुआं कहां पर देख रहे हैं? तो ये धुआं देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर। ठीक है, अब दूर से हम देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर हमें धुआं दिख रहा है, तो हम बगल वाले को बोलेंगे पहाड़ पर धुआं दिख रहा है, कहीं आग तो नहीं लगा है? नॉर्मली यही बोलते हैं ना, कहीं आग तो नहीं लगा है। तो वो जो आग है वो कहां है? वो पक्ष कहां है? तो वो है पहाड़ पर। तो इस सिनेरियो में जो पहाड़ है वो पक्ष हो गया जिस पर हमें इस साध्य को सिद्ध करना है। ठीक है, जिसपे हमें इसको अप्रूव, माने एकदम से कंक्रीट हम एकदम श्योर हो जाएंगे कि आग पहाड़ पे ही है, और ये हो गया हेतु। तो इस तरह से यहां एक सिनेरियो बनता है। अब यहां पर अब है क्या, ये जानकारी हमें मिल गई। जानकारी मिल गई तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको कैसे पता चला इस धुआं को देखकर कि यहां आग होगा ही? तो अब किसी से पूछा जाए कि भैया आपको कैसे पता चला, तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमने धुआं देखा और आग का अनुमान कर लिया। तो बोला धुआं देखोगे और कहोगे आग है, ये कैसे? तो उन्होंने बोला कि हमने आज तक जहां भी धुआं देखा है ना, उसका कारण आग ही है। तो जहां भी धुआं देखा है उसका कारण आग ही है। यहां भी धुआं दिख रहा है, इसका मतलब इसका कारण आग है। तो धुआं और आग के बीच में जो ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को कहते हैं व्याप्ति, व्याप्ति रिलेशन, व्याप्ति संबंध। धुआं और आग के बीच में व्याप्ति संबंध, ये जो संबंध है ये सार्वभौम होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। जहां भी धुआं होगा वहां पे आग होगा। ये संबंध शर्त रहित होता है, कंडीशन लेस होता है, यानी कोई कंडीशन नहीं, आग जलेगा धुआं निकलेगा। उसी तरह से ये जो संबंध होता है वो अनिवार्य होता है, जहां भी आग जलेगी वहां पे धुआं निकलेगा, ये 100%। तो इस धुआं और आग के बीच का जो रिलेशन है ना, दैट इज व्याप्ति, व्याप्ति संबंध। फिर से व्याप्ति संबंध क्या होता है? व्याप्ति संबंध वो होता है जो सार्वभौम हो, जो शर्त रहित हो, जो अनिवार्य हो, जो यूनिवर्सल हो, जो कंडीशन लेस हो, जो कंपलसरी हो। जहां भी आग दिखेगा वहां धुआं दिखेगा ही। दैट इज, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम व्याप्ति संबंध। लेकिन धुआं देखकर, एक बार अच्छे से समझो, अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पे आगे काम आएगा, आगे भी डिस्कस करेंगे इस पे। जहां धुआं आपने देखा ना, धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना तो व्याप्ति रिलेशन है, क्योंकि आग होगा तो धुआं होगा ही। लेकिन आग को देखकर धुआं का अनुमान नहीं लगा सकते। धुआं है तो आग होगा ही, लेकिन आग देखकर धुआं का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आग देखकर यदि धुआं का अनुमान लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो कई सारे कंडीशन है, यानी आग जो जल रहा है वो प्रॉपर नहीं जलेगा तभी धुआं होगा। अगर आग आप देखते हो ना, रॉड, लोहे का जो भट्टी होता है उसके अंदर कहीं धुआं नहीं होता, तो उस आग को देखकर कहोगे धुआं, ये नहीं हो सकता। लेकिन धुआं है तो आग होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन आग देखकर वो रिलेशन आप नहीं बना सकते कि अनिवार्य है कि जहां आग है वहां धुआं होगा, नहीं। आप क्या कहेंगे, ठीक से समझो, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है इसलिए परेशान नहीं होइएगा। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये एक ट्रू लाइन, ये एक सही लाइन है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि धुआं और आग के बीच में जो रिलेशन है वो तो अनिवार्य है, सार्वभौम है, शर्त रहित है। लेकिन आग से अगर धुआं को आप प्रूफ करना चाहेंगे तो आग से जब धुआं की तरफ जाएंगे तो धुआं और आग के बीच में तो व्याप्ति संबंध है, जो शर्त रहित है, कंडीशन लेस है, यूनिवर्सल है, कंपलसरी है। लेकिन ये एज इट इज चीजें आग और धुआं के बीच में नहीं है। धुआं और आग के बीच में है, लेकिन आग और धुआं के बीच में नहीं है, क्योंकि आग को देखकर आग से धुआं तभी निकलेगा जब लकड़ी गीली हो, सही तरीके से आग नहीं जला हो,
इन सब स्थिति में ही धुआं निकल सकता है, नहीं तो धुआं नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ये व्याप्ति संबंध फिट नहीं बैठता, लेकिन यहां पे बैठ गया। खैर, ये समझ में आ गया सिनेरियो व्याप्ति वाला क्या होता है, क्योंकि ये व्याप्ति संबंध है। क्योंकि व्याप्ति संबंध के लिए सार्वभौम होना, यूनिवर्सल होना, हमेशा जहां भी धुआं रहेगा वहां आग होगा ही, यूनिवर्सल संबंध है। शर्त रहित का मतलब अगर धुआं दिख गया तो आग होगा ही। अनिवार्य का मतलब क्या, मतलब धुआं है तो आग होगा ही। ये चीज हम एज इट इज आग के साथ नहीं कर सकते कि आग होगा तो धुआं होगा ही, नहीं। वहां शर्त है, आग की लकड़ी गीली होगी तभी धुआं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन धुआं है तो आग होगा, ये क्लियर है। वो जो भी है, गीला है कच्चा, हमको उससे नहीं मतलब है। अगर धुआं निकल गया इसका मतलब आग है ना, तो धुआं निकल गया तो आग है, ठीक है। दैट इज, तो ये है व्याप्ति। अब इस व्याप्ति को रिफ्यूट करने की कोशिश की गई है चार्वाका के द्वारा, और केवल चार्वाका, व्याप्ति कहा जाता है, जो व्याप्ति होता है वो अनुमान का प्राण होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो आपने व्याप्ति की बात की, तो आपने ये देखा ना कि जो व्याप्ति होता है उस व्याप्ति के लिए, माने वो व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच में, यानी धुआं और आग के बीच में अनिवार्य संबंध है। और अगर वो अनिवार्य नहीं होगा तो हमारा अनुमान गलत हो जाएगा, हमारा इन्फ्रेंस गलत हो जाएगा। जैसे फिर से एक बार छोटा सा इमेज बनाते हैं। ये पहाड़ है, यहां पे आग है, इससे धुआं निकल रहा है। इस आग और धुआं में यदि व्याप्ति संबंध नहीं होगा, अगर अनिवार्य संबंध नहीं होगा, तो हम धुआं को देखकर कहेंगे कि आग है और गलत हो गया तो अनुमान गलत हो जाएगा। और व्याप्ति रिलेशन है तो वो होना ही होना है। तो अनुमान का प्राण व्याप्ति होता है। पहला कि अनुमान का जो प्राण है वो व्याप्ति होता है। इट मीन्स कहने का कि व्याप्ति के आधार पर ही पूरा इन्फ्लुएंस है। अगर कोई व्याप्ति को काट दे तो अनुमान प्रमाण कट जाएगा। व्याप्ति को काट दे तो अनुमान प्रमाण कट जाएगा। टेक्निकल टर्म्स में घुसने के पहले चार्वाका का जो बेसिक सामान्य सा थ्योरी है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि व्याप्ति कट रहा है कि नहीं। चार्वाक क्या कहते हैं, जो दिखता है वही सही है, प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। व्याप्ति संबंध दिख रहा है, धुआं और आग में कोई व्याप्ति संबंध दिख रहा है, जवाब होगा नहीं, कट गया। दूसरा, हमने एक पहाड़ का धुआं देखा, 2 का देखा, 50 का देखा, 100 का देखा, क्या सबका धुआं और आग देखा है? जो सबका प्रत्यक्ष किए नहीं तो हम कैसे कह सकते? तो यहां कोई व्याप्ति को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। और व्याप्ति को हम अनुमान कर ले तो अनुमान को तो खुद ही खंडन कर रहे हैं, इन्फ्रेंस को खुद ही काट रहे हैं, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी क्या गड़बड़ी होगी देखेंगे। हो गया, शब्द से प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि शब्द को भी प्रमाण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते आगे देखेंगे। तो इन सब के कारण ये रिफ्यूट करते हैं पूरी तरह से व्याप्ति को काटने की कोशिश करते हैं, जिससे व्याप्ति इनका कट जाता है। जो रिफ्यूटेशन ऑफ व्याप्ति है उसके अंदर कई प्रमाण हैं। जैसे प्रत्यक्ष से हो नहीं सकता प्रूफ, क्योंकि सारे आग और सारे धुआं और सारे आग को हमने नहीं देखा। अनुमान कर नहीं सकते कि अनुमान को खुद ही प्रमाण नहीं मानते, और एक अनुमान के लिए जब हम दूसरा अनुमान करेंगे फिर उसको प्रूफ करने के लिए पहला करेंगे, फिर उसको प्रूफ करने के लिए करेंगे, या एक के अनुमान के लिए दूसरा, दूसरे के अनुमान के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। तो यहां पे अनावस्था दोष आ रहा है, फैलेसी ऑफ सर्कल आ रहा है, यानी चक्रक दोष आ रहा है। इसके अलावा अवैध सामान्यीकरण का दोष आ रहा है। ऐसे कई टर्म्स हैं, अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये सब तो हो गया ना। अब देखो, अब देखिए, पहला कि जब, अब तो हमने आसान भाषा में आपको समझाया प्रत्यक्ष के आधार पे। देखिए, प्रत्यक्ष के आधार पे जो दोष निकल के आता है दैट इज अवैध सामान्यीकरण का दोष। इसको हम लोग कहते हैं परसेप्शन फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम इंडिविजुअल को जनरलाइज कर देते हैं। ये तब होता है जब हम विशेष को सामान्य कर देते हैं। जैसे चार्वाक ने कहा कि देखे हो भैया व्याप्ति, तो हमने बोला हाँ जी देखे हैं, कल ही तो गए थे पहाड़ पे, देखे धुआं निकल रहा था, तो ऊपर चढ़े तो देखे अच्छा आग भी है। उसके पहले भी एक बार देखे थे, हमारे नाना जी देखे, हमारे दादाजी देखे, हमारे पिताजी देखे हैं, हम रोज चूल्हा में देखते हैं,
कि हमारे यहाँ चूल्हा लकड़ी का जलता है, जब चूल्हा जलता है धुआं निकलता है। बोला बहुत बढ़िया। तो तुमने एक पर्टिकुलर घर का चूल्हा देखा, एक पर्टिकुलर पहाड़ देखा, किसी से कुछ सुना, जो भी किया, 10, 15, 20, 50, 100 या 10 साल तक इन चीजों को देखा, यहां देखा, उधर देखा जलते हुए, अमेरिका में देखा आपने, यूरोप में देखा, अंटार्कटिका में देखा? नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो जब आपने कुछ को देखा तो कुछ को देखने के आधार पे उसको सभी जगह जो अप्लाई कर दिया, दैट इज फैलेसी। यही है फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। इसी को अवैध सामान्यीकरण कहा जाता है, इसी को फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन कहा जाता है। फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन में होता यह है कि जब हम कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स को देखते हैं, उसको हम सब जगह फिट जब कर देते हैं तो वो फैलेसी हो जाती है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो सोहन भी अच्छा लड़का होगा। अच्छा, ये कह दे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, सोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसका मतलब लड़के सब अच्छे होते हैं। तो आप में से जो कॉमन पर्सन है वो भी कहेगा अरे कैसे कह दिए तुम, 4-5 लड़का को जान गए, तुमको पता है वो कितना खराब है, वो कितना खराब है, 4-5 को जान गए, तुम कहते हो सब सामान्य है, सब अच्छे, ये कैसे हो सकता है? तो एक सामान्य तरीके से जब आपने इस थ्योरी को नहीं पढ़ा तब भी आप ये बोलोगे ना कि इस टोकरी में ऊपर के 10 सेब बड़े अच्छे हैं तो सारा सेब अच्छा होगा। तो सामने वाला बोलेगा अच्छा, 10 सेब को बोल के पूरा टोकरी अच्छा, नीचे कहीं सड़ा हुआ निकला तो एक ने क्या किया, 10 सेब को देखा और पूरे टोकरी के सेब को कहा सब अच्छा है, तो आपने उसको रोका नहीं, तुमने तो अभी 10 ही देखा है। यही चारवाका ने कहा कि तुमने 10 एग्जाम्पल देखे, 100 देखे, 200 देखे, 400 देखे, 2-3 पूरा जितना देखना था उतना ही देखे, और तुमने पूरी दुनिया की पे कह दिया कि जहां जहां आग होती है वहां धुआं, जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगा ही। ये फैलेसी है जनरलाइजेशन का। यानी आप जब इंडिविजुअल एग्जांपल्स को इंप्लाई कर, उसको इंप्लीमेंट करते हैं पूरे के पूरे सोसाइटी पे या पूरी दुनिया पे, तो उसको फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन कहते हैं। सामान्य अवैध सामान्यीकरण कहा जाता है उसको। देखो, मैं बड़े आराम से बहुत प्यार से लेके आपके सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में जा रहा हूं, क्योंकि न्याय दर्शन तक दिक्कत होने वाला है। न्याय दर्शन के बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। तो न्याय दर्शन तक मैं कोशिश करूंगा आपका ये क्लास एकदम स्लो चले, कोई इशू नहीं है, बट चलता रहे, ये जोड़िए। तो अवैध सामान्यीकरण समझ में आ गया होगा कि जब हम विशेष चीजों को हम कहते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, तो चारवाक कहते हैं कि तुमने 10-20 धुआं और आग को देखकर बोला कि जहां धुआं होगा वहां आग होगा, अवैध सामान्यीकरण हो गया। दूसरा अवैध सामान्यीकरण हो गया जनरल परसेप्शन, यही था ना। इसके बाद आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष पेटिटो प्रिंसिपी इन्फ्लुएंस में आत्माश्रय दोष क्या होता है? अच्छा, इसके पहले एक और है। देखो, न्याय दर्शन क्या करता है? न्याय दर्शन के पास 2 तरह का न्याय दर्शन का परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है, एक लौकिक एक अलौकिक। तो न्याय दर्शन कहता है कि सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के आधार पर वो व्याप्ति की स्थापना कर देते हैं कि हमें दिख जाता है। वो जो अलौकिक प्रत्यक्ष है ना, उसके अंदर रिलेशन जो है, उसके अंदर जो कहते हैं वो धूमत्व, अग्नित्व, मनुष्यत्व, ये हमें दिख जाता है। ठीक है, अलौकिक प्रत्यक्ष से, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष से, उस आधार पे ये प्रूव करते हैं। बट ये उसको भी डिनाई करते हैं, है ना, ये उसको भी डिनाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब दूसरा जो है आत्माश्रय दोष। देखिए, आत्माश्रय दोष में क्या है कि हम व्याप्ति के आधार पे अनुमान की स्थापना करते हैं। तो व्याप्ति जो है वो अनुमान का प्राण है, और व्याप्ति के आधार पे हम अनुमान की स्थापना करते हैं, और व्याप्ति को प्रूफ करने के लिए हम अनुमान का सहारा लेते हैं कि धुआं और आग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा, व्याप्ति का प्रत्यक्ष हो नहीं रहा, व्याप्ति अनुमान का प्राण है। उस अनुमान के प्राण को हम फिर अनुमान के आधार पे जस्टिफाई करने के लिए की कोशिश करते हैं। यहां पे 2 तरह का दोष आता है। एक तो आत्माश्रय दोष, जिसको पेटिटो प्रिंसिपी कहते हैं, और दूसरा जो है वो फैलेसी ऑफ आर्गुइंग इन ए सर्कल, इसको कहा जाता है चक्रक दोष। इसको कहा जाता है चक्रक दोष। क्या होता है चक्रक दोष? का मतलब होता है ये ए है, ए को प्रूफ करने के लिए बी का सहारा लेते हैं, बी का प्रूफ करने के लिए ए का सहारा लेते हैं, और इसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे व्याप्ति, ठीक है,
और इन्फ्रेंस, व्याप्ति की स्थापना के लिए इन्फ्रेंस का सहारा ले रहे हैं और इन्फ्रेंस की स्थापना के लिए व्याप्ति का सहारा ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे का, यानी जब व्याप्ति प्रूव करना है तो यहां आएंगे और इसके लिए इसका प्रांत तो ये है, तो ये उस अनुमान को प्रूव करने के लिए व्याप्ति पे जाएंगे और बीच में घूमते रहेंगे। तो यहां पे एक अनवस्था दोष की स्थिति भी आती है और यहां पर एक स्थिति आती है दैट इज उसको क्या कहते हैं, आर्गुइंग एक सर्कल, यानी फैलेसी ऑफ आर्गुइंग ए सर्कल, यानी एक चक्र के अंदर ही हम वाद विवाद कर रहे हैं, दैट इज चक्रक दोष। ठीक है, ये हो गया। और यहां एक और चीज है, वो ये है कि हम इसको शब्द से तो गया, प्रत्यक्ष से खत्म, अनुमान से नहीं कर सकते। अब हम लोग अगर आ जाए शब्द प्रमाण में, देखो एक शब्द को तो वो मानते ही नहीं है, क्योंकि शब्द प्रमाण में कंडीशन ये है कि वो आप्त पुरुष का होना चाहिए। आप्त पुरुष का मतलब एकदम से पहुंचे हुए, जो कभी झूठ नहीं बोलते हो, उनको अच्छा खासा नॉलेज हो टाइप का। देखिए दिक्कत ये है कि आप्त पुरुष को हम पहचानेंगे कैसे, और दूसरा कि आप्त पुरुष कोई बात कहेंगे वो भी तो अनुमान ही होगा ना। अब आप्त पुरुष मान लो ईश्वर की बात कर रहे हैं, उस जगत की बात कर रहे हैं, हम जिस दुनिया को देखें उसके बियॉन्ड की बात करें, मान लो हम अमेरिका में और एशिया की बात करें, हम एशिया में अमेरिका की बात करें और बोलेंगे कि अभी वो बोले कुछ भी, जैसे मान लो कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक छोटा सा एग्जांपल, आगरा में ताजमहल है। अब बहुत सारे लोगों ने आगरा में ताजमहल नहीं देखा, अब आप्त पुरुष ने बोला है, कुछ की कैपेसिटी है जाके देखने की, कुछ की नहीं, अनुमान करेंगे ना। तो आप्त पुरुष कुछ भी बोलते तो उसको हम अनुमान के द्वारा उसको देखते हैं, अनुमान से उसकी सिद्धि होती है, और अनुमान खुद प्रमाण नहीं है। तो एक तो उनका शब्द प्रमाण गया, यहां पर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पर भी आत्माश्रय दोष हो रहा है। यानी शब्द प्रमाण के लिए हम अनुमान का सहारा लेते हैं, अनुमान के लिए शब्द का लेते हैं, और यहां पर भी फैलेसी ऑफ आर्गुइंग अ सर्कल, यानी चक्रक दोष। शब्द प्रमाण को प्रूफ करने के लिए अनुमान, क्योंकि उनका वचन सही होगा देखे तो है नहीं, वो आप्त पुरुष हैं ऐसा भी अनुमान करते हैं, और अनुमान को प्रूफ करने के लिए शब्द प्रमाण, फिर सर्कल बन गया। इन्हीं सर्कल में ये गोल गोल घुमाते रहते हैं सबको। दैट इज उस शब्द के आधार पे भी इसकी व्याप्ति की का खंडन होता है। एक और है उपमान। उपमान हम लोग अभी देखेंगे। उपमान में यहां पे ये कहा गया कि जैसे बोला जाता है ना कि गाय जो देख रहे हो ना, इसी तरह का जंगल में नील गाय होता है। तो उपमान में ये कहा जाता है कि अगर आप जंगल गए और आपको नील गाय दिख गया तो वो अनुमान नहीं होता, वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में आ जाता है, तो उसका मतलब ही नहीं बनता। तो उपमान को इन्होंने हटा दिया। उपमान को हटाने के बाद, उपमान अभी हम लोग आएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद कार्य कारण का नियम है, कार्य काउजेशन थ्योरी जिसको कहा जाता है, ठीक है, काउजेशन लॉ कहा जाता है, काउजेशन थ्योरी कहा जाता है। आप जानते हैं कि किसी हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, यही होता है ना। कोई गुस्सा में है तो उसका कोई कारण होगा, किसी ने डांटा होगा, पीटा होगा। तो यहां पे कार्य क्या हो रहा है, यहां पे मान लो आग, हमें धुआं दिख रहा है, तो धुआं का कोई ना कोई तो कारण होगा, ऐसे ही तो धुआं नहीं आ गया। तो काउजेशन थ्योरी के आधार पे सारा वेस्टर्न फिलॉसफी चलता है, इवन पूरी दुनिया चलती है। और इन्होंने काउजेशन थ्योरी को भी काट दिया, ह्यूम ने भी काटा है। खैर, इन्होंने काउजेशन थ्योरी को काट दिया, इन्होंने बोला हम नहीं मानते। अगर ध्यान से इस थ्योरी को आप देखोगे तो आपको पता है कि बौद्ध दर्शन जो है, पहले ये देखिए, बौद्ध दर्शन भी अनुमान को मानते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन ने अनुमान को मानने के लिए व्याप्ति संबंध को आधार बनाया था, और व्याप्ति तो ऑब्वियसली होना ही अनुमान को मानने के लिए, और उस अनुमान को मानने के लिए जो व्याप्ति को उन्होंने उठाया था उसको प्रूफ किया था काउजेशन थ्योरी से, यानी कारणता के सिद्धांत से। लेकिन ये तो मानते ही नहीं है भाई साहब। ये इन्होंने बोला ना, ये जो कारणता का सिद्धांत है, जिसको आप कारणता के सिद्धांत से जो आप व्याप्ति को सिद्ध कर रहे हो, तो व्याप्ति तो खुद ही सिद्ध नहीं हो रहा, व्याप्ति तो खुद ही इन्फ्रेंस टाइप की, मतलब इन्फ्रेंस जो है वो व्याप्ति इन्फ्रेंस पे है। तो यहां पे चक्रक दोष ऑलरेडी हो रहा है,
और उस व्याप्ति के आधार व्याप्ति को आप कार्य कारण से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से यहां वही फैलेसी उभर के आ रही है, जिसको आत्माश्रय दोष कह लो, चक्रक दोष कह लो, अनावस्था दोष कह लो। माने ये सिलसिला चलता रहेगा और ये प्रूफ नहीं होना, क्योंकि व्याप्ति प्रूफ हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन और फैलेसी ऑफ सर्कल वाला जो चक्कर है वो फिर से यहां पे कार्य कारण में उभर के आएगा। तो यहां पे भी डिनाई हो गया। अब शर्त रहितता, अनौपाधिकता यानी अनकंडीशनलिटी जो है वो व्याप्ति का आधार है। चार्वाक कहते हैं हम कैसे मान ले, कैसे मान ले। चार्वाक का कहना है एक तो हम प्रेजेंट टाइम में यानी अभी के अभी पूरी दुनिया में जो चीजें चल रही है उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो हम शर्त रहितता और जो व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज व्याप्ति, उसके बीच में है ना अनकंडीशनल होना चाहिए। तो उस अनकंडीशनल को हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, सबसे पहला इनका ये कहना है। और दूसरा इनका ये कहना है कि ठीक है अभी हम मान भी लेते हैं कि प्रत्यक्ष हो गया, तो ये संभावना कहां समाप्त होती है, पॉसिबिलिटी कहां समाप्त होती है कि इन फ्यूचर कोई नया कंडीशन ना निकल जाए। इट मे बी पॉसिबल कि कोई न्यू कंडीशन वहां एराइज हो जाए कुछ समय के बाद, बाहर निकल जाए। तो ऐसा हो सकता है ना, इस संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि हम प्रत्यक्ष से एक साथ सभी धुआं और आग को के अंदर व्याप्ति संबंध नहीं देख सकते, तो हम ये शर्त रहितता वाला नहीं देख सकते, तो ये नहीं चलेगा। इसके बाद और क्या है, सुपर नेचुरल परसेप्शन। यहां पे औरों के साथ इसका कंपेयर किया जा सकता है। सुपर नेचुरल परसेप्शन का मतलब यह है, इसका जिक्र ऑलरेडी हमने कर रखा है, दैट इज अलौकिक प्रत्यक्ष। जो न्याय दर्शन वाला था वही चीज है। न्याय दर्शन ने बोला हम अलौकिक प्रत्यक्ष से, जो लौकिक है उसके बियॉन्ड जाके ट्रांसीडेंटल प्रत्यक्ष वाला जो चक्कर है उसके द्वारा हम सामान्य को देख लेते हैं। जैसे एक मनुष्य को देखा ना तो उसके अंदर मनुष्यत्व दिख गया, अग्नि दिखा तो अग्नित्व दिख गया। उसी तरह से उनके बीच का जो रिलेशन है ना, उसके बीच का जो सामान्य वो भी दिख जाता है। सामान्य दिखने का मतलब है, जैसे मनुष्यत्व दिखने का मतलब है कि अब जितने दुनिया में मनुष्य हैं सब के अंदर होगा, घोरत्व सब में होगा, गोत्व सब में होगा। उसी तरह से ये जो रिलेशन है ना, इसके अंदर भी सामान्य होता है। और न्याय के अकॉर्डिंग सामान्य केवल इंसान ऑब्जेक्ट का नहीं, हर एक चीज का होता है, दया, धर्म, क्षमा, करुणा। इसी तरह से व्याप्ति, इसका भी एक सामान्य होगा। तो उस सामान्य को हम देख लेते हैं। और चार्वाक इसको क्यों मानने जाए, ये तो चार्वाक के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर यहां पे हुआ कि ये एक चार्वाक के अकॉर्डिंग दिस इज प्योरली साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये पूरी तरह से मन ग्रंथ एक प्रोसेस है। चार्वाक कहते हैं कि हमें आदत हो जाती है जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं। जैसे हमने बादल को देखा तो बादल देखते हमारे दिमाग में आया कि बारिश हुई होगी, बारिश होगी, ठीक है। या सुबह निकल गए, रोड पर पानी देखा तो लगा कि कल लगता है बारिश हुई होगी। अभी पानी पिए, प्यास बुझ गई तो लगा कि पानी प्यास बुझाती है। ह्यूम भी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि पानी प्यास आगे भी बुझाए। आपने अभी पानी पिया और प्यास बुझ गया, इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आगे भी पानी प्यास बुझाएगी। ये लाइन हम नहीं लिख सकते, हो सकता ना बुझाए। ऐसा है, ह्यूम में देखेंगे हम लोग। तो चार्वाक क्या कहते हैं, चार्वाक कहते हैं चूंकि हमें आदत हो जाती है, एक के बाद एक अगर घटनाएं बार बार रिपीट होती है तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन इसका कोई सॉलिड यानी कोई खास आधार नहीं है, ना ही कॉजिशन थ्योरी, ना ही परसेप्शन, ना ही इन्फ्लुएंस, कोई नहीं है। ये एक बिल्कुल विशुद्ध, एकदम प्योर जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट्स इट। इस आधार पे उन्होंने व्याप्ति को काटने की कोशिश की और उन्होंने खंडन किया भी है, ठीक है। व्याप्ति को काटने की कोशिश की है। अब जब व्याप्ति का खंडन हुआ तो कहते हैं ना एक बार में टूट पड़ना, तो इनके ऊपर लगभग सब टूट पड़े, जिसमें जैन सबसे ऊपर है, उसके बाद बुद्धिज्म। देखो अब जैन और बुद्ध पे जाने के पहले सामान्य हम और आप जैसे सामान्य लोग कैसे काटेंगे व्याप्ति को, मैंने कैसे इनके अनुमान के खंडन को काटेंगे? क्योंकि अनुमान, हम जब भी पानी पीते हैं तो इसी अनुमान से प्यास बुझ जाएगा, और बुझता आ रहा है तो आगे भी बुझेगा ना। हमारे पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग पानी पीते हैं सबका प्यास बुझा है, तो आगे क्यों नहीं बुझेगा?
और अनुमान हम नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो इसका क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसिज्म बड़ा ही शानदार है, कमाल का है। मतलब चार्वाक और उनके फॉलोअर जवाब उनको दिखता नहीं, देंगे क्या जवाब समझ नहीं आता, चुप। क्योंकि जैन ने बहुत ही बुरी तरह से काटा है इनको कहा है। सबसे पहला इनका कटिंग है कि भविष्य में प्रत्यक्ष को प्रमाणित मानना, यह सबसे बड़ी गलती है। अब चार्वाक से पूछा गया, भैया ठीक है आप तो बोल रहे प्रत्यक्ष प्रमाण, हम मान लेते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो अभी देख के प्रमाण जिसका दे रहे हो भविष्य में भी वो होगा, पास्ट में भी वो हुआ होगा। दिया जलने से रोशनी होती है, आपने इस दिया को देखा और रोशनी हुई, तो आप कहोगे दिया जलने से रोशनी होती है, ये हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो उनका कहना है हवा चलती है हमें महसूस होती है क्योंकि हमने स्किन से उसका प्रत्यक्ष किया। मिठाई खाने में मीठी होती है, आप कैसे कह सकते हो? भविष्य का आपने प्रत्यक्ष किया, भूत का किया। जब भविष्य का नहीं किया, भूत का नहीं किया, तो ये बात आपने कहा कैसे? और अगर आपने प्रत्यक्ष को यूनिवर्सल कर दिया, जनरलाइज कर दिया, तो आपके प्रत्यक्ष में भी अवैध सामान्यीकरण का दोष हो गया, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन हो गया। क्योंकि आपने अपने लाइफ में जितना परसेप्शन किया, जितना प्रत्यक्ष किया, उसके आधार पे आपने बोल दिया। आपने भी पूरी दुनिया का नहीं किया, आपने भूत भविष्य का नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है? पहला काउंटर। दूसरा काउंटर, चार्वाक पे ये भी बहुत बड़ा ब्लेम है, ठीक है, कि आप क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मानते हैं। बस जैसे ही उन्होंने बोला मानते हैं, वैसे ही उनका प्रत्यक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है ना परसेप्शन का, वो कट गया। जैन कहते हैं कि यदि उनसे हम पूछे कि क्या आप प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, तो या तो वो उत्तर देंगे या मौन रहेंगे। अगर उत्तर देते हैं तो वो क्रॉस कर जाएंगे प्रत्यक्ष का लिमिट, और अगर मौन रहते तो कोई बात नहीं। क्योंकि जब वो तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, तो तर्क वितर्क करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं आपको कि आप अच्छे इंसान नहीं, तो आप कहो, आपको लगता है आप अच्छे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आपने हमको ऐसा कैसे कहा, हम तो अच्छे इंसान हैं। और आपके दिमाग में क्या आया कि यार ये हमारे बारे में ऐसा सोचता होगा, ऐसा सोचता होगा, तब ऐसा कह रहे हैं। जब तर्क, जैन का सीधा कहना है कि जब तर्क वितर्क होता है तो सामने वाले के तर्क का हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगा के उसका खंडन करते हैं। तो जब आपने सामने वाले का तर्क का अनुमान लगाया और तब उसका जब खंडन किया, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाले के जो तर्क थे, उनके जो सोच था, उसका अनुमान लगा लिया, आप क्रॉस कर गए। क्योंकि तर्क दिखता नहीं है, तर्क का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो आप काउंटर करोगे तो आप अनुमान वाले में चले गए। हो गया। इसके बाद परलोक का खंडन किया जाता है, ठीक है, परलोक का खंडन किया जाता है, आत्मा का खंडन किया जाता है, ईश्वर का खंडन किया जाता है। एक बात बताइए, एक बार कॉमन सा एकदम, जिसको नहीं पता फिलॉसफी, उसके लिए भी एक बार सोचिए, हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं ईश्वर नहीं हो सकता, हम सोच रहे हैं आत्मा नहीं हो सकता। तो जब ईश्वर नहीं हो सकता को सोच रहे हैं, तो उस ईश्वर का इमेजिनेशन कर रहे हैं ना। आत्मा नहीं हो सकता जब सोच रहे, तो आत्मा का इमेजिनेशन कर रहे हैं ना। तो आत्मा के बारे में अनुमान लगा रहे हैं ना, ईश्वर का अनुमान लगा रहे हैं। जब हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, तो ईश्वर के बारे में सोचकर, वो ऐसा हो सकता है ऐसा सोचकर, और ये होता ना, वो कैसा हो सकता है ऐसा सोचकर, तब हम खंडन करते हैं ना। अच्छा, आत्मा का खंडन मैं नहीं मानता आत्मा होता है, क्योंकि आत्मा तो होता ही नहीं। जब हम आत्मा की बात ही कर दे रहे हैं, तो आत्मा के बारे में कुछ तो सोचते होंगे। तो ट्रांसीडेंटल सत्ता का खंडन करना भी प्रत्यक्ष को क्रॉस करना है। आप खंडन करने के लिए भी उसकी बात कर रहे हो जो आपके हिसाब से नहीं है। हो गया। इसके बाद चार्वाक कहते हैं कि अनुमान क्यों नहीं, चार्वाक से पूछा अनुमान क्यों नहीं मानते? उन्होंने बोला अनुमान जो है ना, गलत ज्ञान भी दे देता है। तो गलत ज्ञान देने के कारण
तो बोला जाए कि हमेशा देता है, बोले हमेशा से हमें नहीं मतलब ना, वो एक बार भी गलत दे दिया तो इसका मतलब वो प्रमाण नहीं हो सकता। चलो बढ़िया है, ये तो प्रत्यक्ष में भी होता है। प्रत्यक्ष में भी हमें भ्रम होता है। जब हम रेगिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, गर्मी में चिलचिलाती धूप, रोड पर जा रहे होते हैं, तो आपको हम अचानक पानी जैसा दिखता है, मिरीच का, जिसको मिराज कहते हैं, वो फॉल्स है ना। हमें रात में अचानक से रस्सी दिख गई, हमने पैर खींच लिया, अब एक्चुअली वो सांप समझ के, सांप जैसा लगा था रस्सी, लेकिन हमने एक्ट कर दिया, धोखा हो गया ना। रजत में, सीप में रजत दिखना, जो सीप होती है उसके अंदर सिल्वर दिखना, धोखा है ना। तो ऐसे धोखे तो प्रत्यक्ष में भी होते हैं, तो फिर उसको प्रमाण क्यों मानते हो? तो इस तरह से काउंटर किया गया है। और तो ये तो काउंटर सारे जैन के द्वारा है। जैन के बाद बौद्ध ने भी काउंटर किया है, बौद्ध ने भी काउंटर किया, बौद्ध का काउंटर भी काफी है, लेकिन जैन का काउंटर सबसे ज्यादा याद किया जाता है। देखो बौद्ध ने क्या किया। बौद्ध का हीनयान में स्वतांत्रिक और वैभाषिक दो है। वैभाषिक कहते हैं कि हम जब किसी चीज को देखते हैं ना, तो देखते समय हम बस उसको देखते हैं, बाद में हमें उसका ज्ञान अनुमान से होता है। अब वो डिटेल में क्या है हम लोग उसमें देखेंगे। स्वतांत्रिक कहते हैं कि क्षणिकवाद थ्योरी है ना, क्षणभंगवाद बुद्ध का, वो कहते हैं कि कोई भी जो है वस्तु वो तो एक क्षण में खत्म, तो हमें नॉलेज कैसे मिलेगा? तो चूंकि वो हमारे अंदर इम्प्रिंट कर देता है अपने आइडियाज को, तो हम अनुमान लगा के उसको जानते हैं, क्योंकि वो हर क्षण में खत्म हो रहा है, तो बिना अनुमान के नॉलेज हो ही नहीं सकता। इसके अलावा फिर चारवाक कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि प्रत्यक्ष एक ज्ञान है, ऐसा चारवाक नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है। क्योंकि चारवाक जब कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वो शब्द का सहारा लेते हैं, और जब चारवाक कहते हैं प्रत्यक्ष एक ज्ञान है, तो वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और इस तरह से चिंतन करना, विचार करना, शब्दों का इस तरह से यूज करना, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके बियॉन्ड चला जाता है। शब्द को चूंकि चारवाक ने अनुमान की श्रेणी में डाल दिया है, और शब्द प्रमाण क्या होता है? जब कोई बोले उस पर बिलीव करना, दैट इज शब्द प्रमाण, और उसके लिए हम अनुमान करते हैं। तो बौद्ध ने बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म किया इसके लिए। इसके बाद न्याय दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे आंख का प्रत्यक्ष होता है, कभी हम देख रहे होते हैं, लेकिन हमने आंख कभी देखा कि आंख देख रही है, लेकिन तब भी कहते हैं ना आंख देखता है। तो ऐसे करके कई ऐसे हैं जिनके लिए हमें अनुमान करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन। कभी हमने देखा कि आंख से कोई ऐसा लाइट निकल रहा हो जो चीजों को देख रहा हो, लेकिन हम कहते हैं ना आंख से दिख रहा है। चारवाक भी कहते हैं। तो एक ये हो गया। और नॉर्मली एक सामान्य क्रिटिसिज्म ये है कि अनुमान के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सुबह से लेकर रात में सोने तक, इवन सोने के समय भी हम ये ध्यान में रखते हैं कि कल हम ऐसा करेंगे, इट मीन्स कि कल तक जिंदा रहेंगे, जगेंगे कल। तो पूरा जीवन ही अनुमान पे चलता है, तो बिना अनुमान के हम सामान्य लाइफ सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे करके अनुमान की क्रिटिसिज्म अलग अलग तरीके से किया गया, न्याय, आदर्श, इन सब ने किया है। एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अनुमान का खंडन करना अनुमान का एक प्रक्रम है, यानी रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फ्लुएंस इज इटसेल्फ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी अनुमान का जब हम खंडन करते हैं ना, तो हम अनुमान करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अनुमान का खंडन करने का मतलब है कि हम अनुमान करते हैं, ठीक है, अनुमान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनुमान का खंडन चारवाक ने किया, अनुमान के का जो रिफ्यूटेशन किया जाता है, तो हम ईश्वर की जब बात करेंगे तो अतीन्द्रिय सत्ता की बात तो होती है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बात हो जाती है। उसी तरह से जब हम अनुमान की को हां कहें या ना कहें, हम तर्क करें, हम कुछ भी करें, तो अनुमान में तो चले ही जाते हैं ना, शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुमान में चले जाते हैं ना। तो चारवाक पे यही ब्लेम है कि तुम अनुमान को रिफ्यूट करने के लिए अनुमान का ही सहारा लेते हो। ये जो टॉपिक है ना, इसके लिए कुछ परेशान नहीं होना। अभी तक आपने जितना पढ़ा ना, सबको अप्लाई कर लो, सारे अप्लाई कर दीजिए, आपका ये जवाब निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, बस 2003 में पूछा गया था। तो चारवाक ने अनुमान को काटने के लिए जो जो काम किया है, वो सब आपको बस बोल देना है, बस वही है। जैसे पहला, चारवाक कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं होता,
चार्वाक कहते हैं अनुमान प्रमाण नहीं होता। प्रमाण एकमात्र क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष है। तो क्या चार्वाक ने ये जो एक मात्रता शब्द का प्रयोग किया है इसको कभी देखा है या अनुमान है? ये देखा है या अनुमान है? क्या ये जो मतलब एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है इसको उन्होंने देखा है क्या? नहीं देखा है। ये जो एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ये कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन है। और ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कभी भी निकलता है तो वो बुद्धि से निकलता है। हम 10 चीज को देख के रिलेट करते हैं कि भाई 10 टोकरी के ऊपर 10 सेब अच्छा है तो टोकरी का सेब अच्छा होगा। प्रत्यक्ष से हम चीजों को देख रहे हैं, एकमात्र प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष से चीजों को देखकर बोलना ये कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, ये उस दिमाग के प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है दिमाग के नॉलेज का, उस पूरे नॉलेज की प्रोसेसिंग होने के बाद निकलने वाला कंक्लूजन है। और जो दिमाग के प्रोसेसिंग से निकलने वाला कंक्लूजन है दैट इज तर्क, उसको तर्क कहते हैं। और तर्क कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। दूसरा, यहां भी फैलेसी हो जाती है। फैलेसी ये है कि चार्वाक कहते हैं जो प्रत्यक्ष होता है वही प्रमाण है। जहां धुआं होता है वहीं आग है, जहां धुआं होता है वहीं आग है, जहां प्रत्यक्ष होता है वही प्रमाण है, जहां प्रत्यक्ष होता है वही प्रमाण है। व्याप्ति संबंध ढूंढिए, व्याप्ति संबंध हो गया, व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। व्याप्ति संबंध मिल गया इसके अंदर और उसकी स्थापना हो नहीं सकती। और अगर करने जाओगे तो चक्रक दोष में फंसोगे, फैलेसी ऑफ सर्कल, आर्गुइंग ए सर्कल। इसके अलावा और जाओगे तो अनवस्था दोष में फंस जाएंगे, और जाएंगे अवैध समानीकरण हो जाएगा। तो एक वो फंस गया मामला। इसके बाद चार्वाक कहते हैं कि कार्य कारण संबंध तो होता नहीं। चार्वाक काउजिशन लॉ को नहीं मानते, काउजिशन थ्योरी नहीं मानते, ठीक है। तो काउजिशन थ्योरी नहीं मानते तो चार्वाक कहती है तो स्वभाव बात है, ये तो स्वभाव है। तो इनसे पूछा जाता है अच्छा बात है भैया स्वभाव है, कभी देखा है स्वभाव? तो इनसे पूछेंगे कि क्या स्वभाव आपने कभी देखा है? तो चार्वाक कहेंगे नहीं स्वभाव तो दिखता नहीं। तो जब आप कहते हो कि स्वभाव बाद है, ये बस नेचर है, एक के बाद एक आना एक नेचर है, काउजिशन नहीं है, जस्ट नेचर है। तो पूछा जाएगा कभी देखा है? कहा कैसे आपने? और जब देखा नहीं है तो ये आपका तो खत्म हो गया, गलत हो गया, ये दुख पहला। और अगर आप इसको अनुमान कहते हो कि जो ये मान लेंगे ना कि जो दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो स्वभाव से चलती हैं, 2 लाइन आ गया, व्याप्ति संबंध बीच में आ गया, अनुमान वाला पार्ट हो गया, खत्म। फिर यहां फैलेसी हो जाएगा, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, अवैध समानीकरण का दोष। शर्त रहितता, अनौपाधिकता की बात की जाती है। यहां पर यह भी कहा गया है कि शर्त रहितता, अनौपाधिकता में ये कहते हैं कि हो सकता है व्याप्ति में व्याप्ति माने हेतु और साध्य के बीच में कंडीशन लेस यूनिवर्सल रिलेशन है। इन फ्यूचर कोई कंडीशन निकल के आ जाए, ऐसा कहते हैं ना, इन फ्यूचर कोई कंडीशन निकल के आ जाए। एक तो शर्त कंडीशन हमें दिखता नहीं, समझिए इसको, एक तो कंडीशन हमें दिखता नहीं, तो कंडीशन की बात करना ही एक मतलब प्रत्यक्ष के बियॉन्ड जाना होता है। और दूसरा भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसकी बात करके प्रेजेंट को रिफ्यूट करना उस अनुमान को दिखाता है कि आप भविष्य में अनुमान कर रहे हैं कोई नया निकल जाए। सारा यही खेल है बस शब्दों का, ये सब है। इसके अलावा शब्द वाले चक्कर में शब्द प्रमाण से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती, ये भी था, क्योंकि जो व्याप्ति है अनुमान का सब्जेक्ट है, शब्द खुद ही अनुमान हो जाता है ऐसे करके। तो इन सब में और ये बिल्कुल ही प्योरली साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी ये बिल्कुल तार्किक प्रक्रिया है। तो तार्किक प्रक्रिया है, इसकी बात भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे तार्किक प्रक्रिया की बात करते हो आप अनुमान में चले जाते हैं, आप जैसे तर्क करते हैं अनुमान में चले जाते हैं। तो अनुमान के खंडन के लिए एक शब्द भी अगर चार्वाक ने कहा तो वो अनुमान में जाकर अनुमान के द्वारा अनुमान का खंडन करते हैं, इन्फ्रेंस के थ्रू ही इन्फ्रेंस के खंडन करने का प्रयास करते हैं, इन्फ्रेंस के थ्रू ही इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करने का एफर्ट करते हैं। ये है एक्चुअली तो अनुमान का खंडन अनुमान का ही एक प्रोसेस है। एग्जैक्ट यही है ना, एग्जैक्ट यही है। तो ये तो हो गया अनुमान। अब यहां पर 2 और हैं, शब्द और उपमान, इनको भी देख लेते हैं।